हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम निशु सहगल और आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई नो बहुत ज़्यादा चुल है बच्चों में इस चैप्टर को पढ़ने की, लेकिन बेटा ये चुल को ज़रा साइड में रखेंगे और ये जो चैप्टर है ना, ये आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर ये ट्रेंड देखा गया है कि इस चैप्टर से बेटा अप्रोक्सीमेटली 16 मार्क्स, आई मीन 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर इस चैप्टर से आते हैं। अगर मैं आपको एक ट्रेंड दिखाऊं कि पिछले 8 इयर्स में कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आए हैं, 2017 में बेटा 3 क्वेश्चंस आए थे, 18 में इसमें से 4 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में तो 5 क्वेश्चंस आ गए थे, 2020 में 3 क्वेश्चंस, 21 में 4 क्वेश्चंस, 22 में 3 क्वेश्चंस, 23, 24 में अगेन 4 क्वेश्चंस। सो अप्रोक्सीमेटली 16 नंबरों का आपका ये चैप्टर आपके नीट एग्जाम में रहता है। तो तुम सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और बेटा लेंदी लगता है कि इतने सारे टर्म्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ध्यान इधर रखोगे ना, 90% चैप्टर तुम यही क्लास में लर्न करके जाओगे, फिर तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। सो बिफोर आई बिगिन विद द चैप्टर, कॉपी पेन खोल लो बेटा, साथ साथ लिखेंगे। पीडीएफ का टेलीग्राम पे कोई वेट नहीं करेगा, ठीक है? टेलीग्राम पे लिंक नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी में जितना अपने हाथ से लिखोगे उतना ज्यादा यहां पर जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ यू ऑल नो कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड ह्यूमंस आर वाइविपेरस, मतलब कि ह्यूमंस डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि एग्स के थ्रू बच्चे निकलते हैं, ठीक है? अब बेटा ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब मेल और फीमेल जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यू ऑल नो, एक हमारे पास मेल पेरेंट होता है, एक हमारे पास फीमेल पेरेंट होता है, ठीक है? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टेक प्लेस, सबसे पहला स्टेप होता है गैमीट फॉर्मेशन। जो मेल पेरेंट है वो अपना गैमीट बनाएगा स्पर्म, जो फीमेल पेरेंट है वो अपना गैमीट बनाएगी ओवम, एग। ये मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ आपको 9th-10th क्लास का, ठीक है? इस स्टेप को, गैमीट के बनने के स्टेप को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास गैमीट्स बन के रेडी हैं, तो जो मेल पेरेंट है वो अपना गैमीट, अपना स्पर्म फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर करेगा। मतलब इस पूरे प्रोसेस को, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, इज नोन एज इंसेमिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। अब बेटा मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच गया है, तो ऑफ कोर्स फ्यूजन होगी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद हमारे पास जाइगोट बनता है और ये जाइगोट जाकर इम्प्लांट हो जाता है, मतलब कि अटैच हो जाता है टू द यूट्रस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गई तो 9 मंथ्स के पीरियड में, जब तक प्रेगनेंसी चलती है, जाइगोट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, और इस 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी के पीरियड को हम बोलते हैं जेस्टेशन। और फाइनली बेटा 9 मंथ्स के बाद द बर्थ ऑफ द बेबी को हम बायोलॉजी के टर्म्स में बोलते हैं पार्च्यूरेशन। यही 5-6 स्टेप्स आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं: गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड योर प्रेगनेंसी। आज की क्लास में हम इस चैप्टर से मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी में है, इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे हम फीमेल की बात कर रहे हो, 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल के केस में बेटा, आदमियों के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। और इसके 2 काम होते हैं। एक होता है गैमीटोजेनेसिस, मतलब जो मेल गैमीट, जो स्पर्म है, वो ये टेस्टिस बनाती है। दूसरा काम बेटा इसका है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टिस है ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करती है। एक है आपका गैमेटोजेनेसिस, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन।
अगर हम वहीं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें बेटा मेल के केस में, तो 3 चीजें आ जाती हैं हमारे पास, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम होता है? एक तो बेटा ये जो हमारा मेल गैमीट है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट। सेकेंड, ये कॉप्युलेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकॉर्स में भी सेकेंडरी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। कैसे? वी विल बी स्टडिंग फर्दर। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। ठीक है, मैं बेटा टू द पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ, जो आपके नीट एग्जाम में यहीं से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। बस ये कलम ये नहीं छोड़नी है, जब तक मैम लिखेंगी तब तक तुमको भी लिखते रहना है। ठीक है, मेल बेटा ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस होती है वो पेड़ होती है, मतलब 2 होती है और ओवल इन शेप में होती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी लाइन हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो जो लेंथ है, लेंथ वाइज तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर लंबी है। अगर हम विड्थ की बात करें तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ है। ठीक है, अब इस टेस्टिस की एक बहुत ज्यादा खास बात है, ये जो टेस्टिस है ये मेल की बॉडी के बाहर एक छोटू से पाउच में प्रेजेंट होती है, जिस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। और ये आपके गिव रीजंस, असर्शन, रीजनिंग का बहुत पुराना रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्यों भैया जब सारे ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट हैं, टेस्टिस को तुम क्यों बाहर भेज रहे हो? क्योंकि टेस्टिस, आई टोल्ड यू, टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं और स्पर्म की फॉर्मेशन, स्पर्म भैया जी थोड़ा सा नखरीले हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्रीज लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, स्पर्म उसमें नहीं बनता है, स्पर्म को चाहिए भैया कुछ कम टेम्परेचर, इसलिए जो टेस्टिस है उसको बॉडी से बाहर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या ये टेस्टिस शुरू से ही बॉडी से बाहर है? नहीं, जब तो भैया जो आदमी है, जो मेल है, वो अपनी मदर की वूम्ब में होता है ना, तो ये टेस्टिस बॉडी के अंदर ही बनती है, एब्डोमेन में ही बनती है। लेकिन जब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है ना, तो ये टेस्टिस को एब्डोमेन से उठाकर धक्का दे दिया जाता है इन द स्क्रोटम। अब क्या उछल के अपने आप तो नहीं जाएगी ना, कुछ तो पाथवे होगा। एब्डोमेन से एक कैनाल निकलती है, ये मैं आपको अभी वूम्ब में ही हो रहा है ये सारा काम, बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, 7th मंथ इन द वूम ऑफ द मदर। तो एब्डोमेन से एक कैनाल निकलती है, जिस कैनाल को हम बोलते हैं इनग्विनल कैनाल, सी इन द डायग्राम। इस कैनाल के थ्रू ही एब्डोमेन से टेस्टिस को स्क्रोटम में बाहर फेंका जाता है। ठीक है, अब भैया जब ये टेस्टिस है स्क्रोटम में प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपने आप ये फ्लोट तो नहीं करती रहेगी स्क्रोटम में, कुछ तो ऐसी चीज चाहिए जो टेस्टिस को स्क्रोटम से कनेक्ट करे। ये जो एक मस्क्यूलर मास्क मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, इसको हम बोलते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। ये आपका नीट का PYQ है, ध्यान रखना। थ्रू दिस ग्यूबरनैक्यूलम द टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द स्क्रोटम। ठीक है, अब भैया जब मदर की वूम्ब में बच्चा था तो इस इनग्विनल कैनाल में टेस्टिस थी। ठीक है, अब जब ये टेस्टिस को बाहर फेंक दिया गया स्क्रोटम में, तो ये कैनाल खाली हो गई। क्या ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हम खाली छोड़ सकते हैं? नहीं, इस कैनाल में भर दिया जाएगा आफ्टर बर्थ आपके नर्व्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स, वास्ट डिफरेंस, और इसीलिए फिर ये ही कैनाल जाकर आगे जाकर हम इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया जाता है टेस्टिस के लिए, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। ह्यूमन मेल के केस में जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब एब्डोमिन के बाहर। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्राणी हैं हमारी धरती पे जिनमें टेस्टिस एक इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन है, मतलब एब्डोमिन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आपका जहाज जैसा एक हमारा प्राणी है एलिफेंट, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक योर वेल्स एंड योर सील्स, इनमें जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। एक और एक्सेप्शन, आई टोल्ड यू कि ह्यूमंस के केस में टेस्टिस 2 होते हैं, लेकिन एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स जो आपका फ्लैट वर्म है
उसके केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्टिस देखने को मिलता है। तो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस और सिंगल टेस्टिस ये एक्सेप्शन है इन द केस ऑफ टेस्टिस। अब मैंने आपको बताया कि आइडियली तो 7th मंथ के बाद जो हमारी टेस्टिस है मेल की बॉडी में वो इनगुइनल कैनाल के थ्रू होते हुए स्क्रॉटम में आ जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बायोलॉजी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इस डिसऑर्डर को जिसमें 7th मंथ के बाद टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं आता है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। इट इज द फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन टू द स्क्रॉटम। अब इस केस में सबसे ऑब्वियस चीज जो तुम्हें लगती है नहीं होगी वो क्या है? भाई स्पर्म नहीं बनेंगे। अगर स्क्रॉटम में ही टेस्टिस नहीं आए तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे मेल इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो एक तो भैया ये चीज हो गई जिसमें हमारे स्पर्म नहीं बनेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा कि तुम ये समझ लो कि बाहर का टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत सर्दी है, या फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो बेटा तो क्या तुम्हें लगता है नॉर्मल स्पर्म फॉर्मेशन होगी? नहीं। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से टेस्टिस को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए मेल की बॉडी में 2 मसल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, एक मसल तो आपकी इनगुइनल कैनाल में होता है। आई टोल्ड यू इस कैनाल को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसको मसल से भर दिया जाता है। इस मसल को हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल, और दूसरा मसल आपके टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच में होता है। इस मसल को हम बोलते हैं डार्टोज मसल। इन दोनों मसल्स का क्या काम है? अगर मान लो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो ये स्क्रॉटम को थोड़ा सा बॉडी के पास ले आएंगे ताकि बॉडी की हीट मिलती रहे। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये स्क्रॉटम को बॉडी से दूर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? आई टोल्ड यू क्रिप्टोकाइडिज्म मतलब कि अगर 7th मंथ के बाद में जो टेस्टिस है वो स्क्रॉटम में नहीं पहुंचती है। सेकंड, मैंने आपको क्रीमेस्टर और डार्टोज मसल के बारे में बताया था। ये दोनों मसल्स बाहर के हिसाब से हमारे टेस्टिस को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। अब आते हैं हमारी ड्राइंग पे, चित्रकारी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे, प्लस बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी उठ के आपके नीट में आ जाते हैं। सबसे पहला डायग्राम हम देखेंगे इस टेस्टिस को काट के, इसका हम लेटरल सेक्शन एलएस हम ड्रॉ करेंगे ऑफ अ टेस्टिस। ठीक है, अगर आप इस टेस्टिस को काटते हो आप ऑब्जर्व करोगे कि इस टेस्टिस में ना बहुत सारी लॉब्यूल्स हैं, खांचे हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, और ये 250 होती हैं एक टेस्टिस में, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, अब इन लॉब्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके बाहर एक वॉल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। एक एक पार्ट को ध्यान से लेबल करना बेटा। आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, सच कह रही हूं मैं। बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना हो गई हमारे पास वॉल। ठीक है, अब हर एक लॉब्यूल में ना आपको एक ऐसा कुछ क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये 2 से 3 प्रेजेंट होती हैं एक लोब में, एक लोब में 2 से 3 होती हैं। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू टेस्टिस में आपके स्पर्म बनते हैं, और पूरे टेस्टिस की जो एक्चुअल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से ना डक्ट निकलती है हर ट्यूब में से, और इस डक्ट को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये जो सारी डक्ट्स है ना ये खाली बैठना पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, बड़ी मिली जुली हैं, ये आगे जाकर ना मिलजुल कर एक नेटवर्क फॉर्म कर लेती हैं, और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रीटे टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है ना इसको डक खेलने का बहुत शौक है, बहुत सारी डक्ट्स हैं, तो रीटे टेस्टिस से भी कुछ डक्ट्स आपको बाहर जाती हुई मिल जाएंगी। इन डक्ट्स को हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा एफरेंशिया। ये भी जो डक्ट्स हैं ये भी बहुत मिली जुली है, ये भी नहीं चाहती कि हम अकेले रहें। ये भी सारी डक्ट्स मिलकर बेटा एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसके एंड को, इस टेल को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास
डिफरेंस। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो टेल लाइक, इसके टोटल हमारे पास 3 पार्ट होते हैं जो सारे से, जैसे अगर आपने स्पर्म का फंक्शन देखा होगा 9th या 10th क्लास में, तो स्पर्म के पास एक सर होता है, जिस ठीक है, इसके पास भी एक सर, इसको हम बोलते हैं कॉडा। इसकी बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ कॉर्पस। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ कॉर्पस। और नीचे का जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉडा। और फाइनली जो बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। समझ आया? सबसे पहले हमने टेस्टिस को खोला, हमें खांचे दिखाई दिए, उन खांचों को हमने नाम दिया टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ये 250 होती हैं पर लॉब्यूल, अच्छा ये 250 होती हैं। इस लॉब्यूल के आसपास हमने एक वॉल दे दी थी जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। अब हर खांचे में एक एक आपको 2 से 3 सेमेनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। ये सेमेनिफरस ट्यूब्यूल से डक्ट निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाए रेक्टाए। ये जो डक्ट है ये मिलजुल कर एक नेटवर्क बना देते हैं, जिस नेटवर्क को हम बोलते हैं रीटे टेस्टिस। इस नेटवर्क से भी फिर डक्ट्स निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। जब ये डक्ट्स मिलकर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। इस टेल लाइक स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, कॉप्सेट, सर, बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ कॉर्पस, एंड लास्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉडा, एंड फाइनली वी हैव आवर एपिडिडाइमिस। ठीक है, अगर आपको याद हो, आई टोल्ड यू कि मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं। तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं? रीटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। अब चलते हैं हम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, ये आप मान लो आपके पास 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, मैंने एक बनाई है, 2 में पूरी नहीं बना रही हूँ। ठीक है, 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 और 3 मैक्सिमम होती हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेल जर्म सेल, मतलब कि स्पर्म जहां से बनेगा, स्पर्म की मम्मी जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रेजेंट होता है इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये बने हुए होते हैं, दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मेयोसिस होती है टू फॉर्म द स्पर्म्स। वो कैसे होगी वो पूरा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि इस जर्माइनल एपिथेलियम में ही मेयोसिस होती है टू फॉर्म द स्पर्म्स। ठीक है, अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो बीच में जो थोड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये हैं हमारे सर्टोली सेल्स। भाई बहुत ही ज्यादा काम के सेल्स हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं मेल की बॉडी में। ठीक है, इसको हम सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, या फिर नर्स सेल्स, या फिर सस्टेंटैक्युलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ खाली स्पेस है। इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। और जो टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको बताया था वो इसी लेडिक सेल्स से ही रिलीज होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ टेस्टिस करती है। जो स्पर्म है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो भी टेस्टिस के ही एक लेडिक, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट है, लेडिक सेल्स, उससे बनता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सर्टोली के फंक्शन पे। सबसे पहला फंक्शन जो आप नर्स नाम सुन के समझ गए होंगे, सर्टोली का काम है ध्यान रखना, खाना पिलाना जो हमारा जो स्पर्म है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। सर्टोली के पास फ्रक्टोज जैसी कुछ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं विद विच इट हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। ठीक है, इट ऑल्सो रिलीजेज इनहिबिन। इनहिबिन बेटा एक टाइप का हार्मोन है जो इनहिबिन को ये रिलीज करता है। इनहिबिन जो है वो एफएसएच को रोकता है। इनहिबिन क्या है, एफएसएच क्या है, वो पूरा मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल में पढ़ाऊंगी। अभी जस्ट समझ लो कि जो इनहिबिन है वो भी सर्टोली से ही निकलता है। ठीक है, अब ये जो सर्टोली है ना, ये बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है स्पर्म का। जो हमारा मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पर्म है ये बच्चे के पैदा होते के साथ ही नहीं बनते हैं। ठीक है, मेल की बॉडी में जो स्पर्म है वो प्यूबर्टी के बाद बनना शुरू होते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, जो मेल्स का इम्यून सिस्टम है, उन्हें लगता है कि भाई ये कोई फॉरेन सेल है, इसे मारो।
तो जो इम्यून सेल्स है ना वो स्पर्म को मारने पहुंच जाते हैं। तो इस जो सर्टोली सेल्स है ना ये एक बैरियर बना लेता है कि भाई मैं बचाऊंगा स्पर्म्स को। तो ये एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। ठीक है, अब एक ये प्रोटीन भी रिलीज करता है, तुम देख रहे हो कितना काम का है ये, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। जब बेटा टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना अंदर रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? ये सारा डिसाइड किया जाता है थ्रू एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच इज रिलीज्ड ऑल्सो अगेन बाय सर्टोली। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है या बच्चा जब मम्मी की वूम्ब में होता है ना, तो एक रिप्रोडक्टिव डक्ट बननी होती है जिससे डिसाइड होता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। ठीक है, दो टाइप की डक्ट होती हैं, एक होती है मुलेरियन, एक होती है वुल्फियन। जो मुलेरियन होती है ना वो बोलती है वुल्फियन तू पीछे हट, मैं फीमेल डक्ट बनाऊंगी। जो वुल्फियन होता है वो बोलता है तू पीछे हट, मैं मेल डक्ट बनाऊंगा। लेकिन ये सारा जो मेल फीमेल का खेल है ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है भैया एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। अगर तो कॉम्बिनेशन एक्स वाई है तो वुल्फियन भाई एकदम चौड़ में अपनी की मुलेरियन तू पीछे हट, मैं एक्स वाई है तो मेरी बारी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की। तो उस मुलेरियन को पीछे कौन करता है? भाई तू हट, तुझे नहीं जाना है, वुल्फियन को जाना है। ये करता है AMF, एंटी मुलेरियन फैक्टर। और ये भी अगेन रिलीज कौन करता है? ये भी बेटा हमारा सर्टोली ही रिलीज करती है। तो n नंबर ऑफ टाइम्स सर्टोली के ऊपर के फंक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। अब भैया चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा की तरफ। अभी हमने क्या किया था, हमने एलएस देखा था टेस्टिस का, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर सेमाइनल वेसिकल्स का। अब हमें देखना है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आता है और इससे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस नीट में भी बहुत आता है। तो साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, साथ साथ लेबल करेंगे, साथ साथ समझाऊंगी तो आपको यहीं के यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है एक यूरिनरी ब्लैडर। अब तो सबसे पहले तो भैया तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पे कहाँ पहुंच गए हो? बेटा मेल्स में ना यूरिन जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है और जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दे गो हैंड इन हैंड। अभी आप देखोगे कि यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स के केस में क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जो यूरिन कैरी करती है। इस डक्ट को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर सॉरी हमारे पास टेस्टिस है स्क्रोटम में। ठीक है, इस टेस्टिस के पास एक कॉइल्ड नेटवर्क है, डक्ट है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। एपिडिडाइमिस में बेटा जो स्पर्म्स है ना वो टेम्परली स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, फिर इस एपिडिडाइमिस से जो हमारे स्पर्म्स हैं वो आगे जाते हैं थ्रू द वास डिफरेंस। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वास डिफरेंस है ये जाकर ज्वाइन करती है यूरिनरी ब्लैडर को। इस वास डिफरेंस से एक मोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। अब इस एम्प्यूला के दोनों तरफ ना एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक्सेसरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये दो होते हैं। ठीक है, जब इस एम्प्यूला में सेमिनल वेसिकल की सेक्रीशन जाती है तो इस एम्प्यूला का नाम बदलकर हो जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये जो आप डक्ट देख रहे हैं ना ये कब निकलती है एम्प्यूला से? जब इस एम्प्यूला को मिलते हैं सेमिनल वेसिकल की सेक्रीशन। ठीक है, अब सेमिनल वेसिकल के थोड़ा नीचे एक और एक्सेसरी ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट, और ये प्रोस्टेटिक कैंसर मेल्स के केस में बहुत कॉमन है। एंड थर्ड जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो भी अगेन पेयर्ड है, दो है, जिसको हम बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल। अब ये जो डक्ट है जहां पर पहले यूरिन फ्लो करता था अब क्या फ्लो कर रहे हैं? स्पर्म्स। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मतलब यूरिन भी इस डक्ट से फ्लो करता है और जो स्पर्म्स हैं वो भी इसी डक्ट से फ्लो करते हैं, इसलिए इस डक्ट का नाम है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इस डक्ट की जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं पीनस,
एंड इस पीनस के पास एक ना फोल्ड ऑफ स्किन होता है, एक रिट्रैक्टेबल स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ये पीनस प्लस ग्लांस पेनिस जाकर बनाती है मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द मेल बॉडी। समझ में आया? सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर होता है, उससे यूरेथ्रा निकलती है जिसमें यूरिन फ्लो कर रहा होता है। उस बॉडी से बाहर टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर, जो टेस्टिस है उसके आसपास एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे स्पर्म टेम्परली स्टोर होता है। वहां से स्पर्म को आगे लेके जाती है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर जहां पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्पुला। इस एम्पुला का जब सेक्रीशंस मिलती है सेमिनल वेसिकल्स की, जो 2 ग्लैंड है, ये जाकर एक इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है। एक हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक हमारे पास कूपर्स ग्लैंड है। फिर इस जो डक्ट में पहले यूरिन था अब स्पर्म है, इसलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई स्पर्म का पाथवे पूछे तो क्या होगा? टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, एपिडिडाइमिस में आपके पास स्टोर होते हैं, टेम्पररी एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस के थ्रू एम्पुला तक जाते हैं। एम्पुला में उसको सिक्रीशंस मिलती हैं आपकी सेमिनल वेसिकल्स की, प्रोस्टेट की और कूपर्स ग्लैंड की, एंड देन वो नीचे आते हैं टुवर्ड्स द पीनस। अंडरस्टूड? मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से होंगे? आपके सेमिनल वेसिकल्स, कूपर्स ग्लैंड एंड योर प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? योर पीनस एंड योर ग्लांस पेनिस। मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या थे? रीटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, वास डेफरेंस एंड एपिडिडाइमिस। कंफ्यूज नहीं होना है। अब बेटा ये जो यूरेथ्रा है ना, ढीठ है, इसके ना 3 पार्ट हैं, इसको शांति नहीं है एक पार्ट में, इसको 3 पार्ट बनाने हैं। ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ना, जिस पार्ट में प्रोस्टेट कवर हो रहा है, इसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है। फिर ये छोटू सा पार्ट जिसमें आपके कूपर्स ग्लैंड कवर हो रहे हैं, ये है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट, जिसमें आपकी पीनस कवर हो रही है, ये है आपका पिनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के 3 कौन से पार्ट्स हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा। थोड़ी सी बात हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी कर लेते हैं। सबसे पहला जो एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज योर सेमाइनल वेसिकल। ठीक है। सेमाइनल वेसिकल 2 होते हैं, पेड होते हैं, और दे गिव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू द सीमेन। 60 to 70% जो सीमेन होता है वो सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन से ही बनता है। सेमिनल वेसिकल्स में कुछ शुगर होती हैं लाइक आपकी फ्रक्टोज, इनोसिनोटॉल। ये बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द स्पर्म। Seminal vesicle also has a clotting factor that is known as fibrinogen. ठीक है। अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड है। इट गिव्स 20 to 30% कॉन्ट्रीब्यूशन द सीमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोस्टेट की जो सिक्रीशन है वो एल्कलीन है। क्यों भैया? एल्कलीन सिक्रीशन का क्या काम? बेटा जो यूरेथ्रा में जो यूरिन फ्लो करता है ना, वो भी एसिडिक होता है। तो अगर सब कुछ ही एसिडिक होगा तो स्पर्म तो बेचारे मर जाएंगे। इसलिए टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ द यूरिन, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड, इन दोनों की जो सिक्रीशन है दैट इज एल्कलीन। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास हमारा कैल्शियम भी होता है और एक क्लॉट ब्रेकिंग फैक्टर फिब्रिनोलाइसिन। ध्यान रखना, सेमिनल वेसिकल के पास क्लॉटिंग फैक्टर होता है, प्रोस्टेट के पास क्लॉट ब्रेकिंग फैक्टर होता है। अगर हम कूपर्स या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं, इसकी सेक्रीशन भी एल्कलीन होती है एंड दिस ग्लैंड हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पीनिस। ठीक है। तो 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 ही होता है, एंड कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है। बिफोर वाइंडिंग अप द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, मैं आपको थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कराने वाली हूँ, ध्यान रखना है। ठीक है। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। बिफोर आई वाइंड अप द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पीनस। ठीक है। सपोज करो ये आपके पास एक पीनस है। ठीक है। ये पीनस की डोर्सल साइड ऊपर की साइड, ये पीनस की नीचे की साइड वेंट्रल साइड। पीनस की ऊपर की साइड जो डोर्सल साइड है, वहां पे 2 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। और पीनस की नीचे की साइड विच इज द वेंट्रल साइड,
पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. दीज टू टिश्यूज आर लाइक हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पीनिस. ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पीनिस में. कॉर्पस कैवर्नोसा 2 होते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम 1 ही होता है. ठीक है. जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग या फिर यूरिथ्रल मीटस. ठीक है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पीनस होती है उसकी जो टिप होती है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस. इस ग्लांस पीनस के पास बेटा एक स्किन है, एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम या तो फोर स्किन बोलते हैं या और बायोलॉजिकल टर्म्स में प्रीप्यूस भी बोलते हैं. एक नीट का PYQ उठ के आ गया था, यहां से ध्यान रखना है. इस प्रीप्यूस के पास एक ग्लैंड है, परप्यूचुअल ग्लैंड. जाहिर सी बात है भैया, ग्लैंड है तो कुछ तो रिलीज करेगा. ये परपेचुअल ग्लैंड रिलीज करता है स्मेग्मा. ध्यान रखना, सीमन नहीं, स्मेग्मा. जो फोरस्किन जो रिलीज करती है वो रिलीज करती है स्मेग्मा. ठीक है. अब मैं आपको 2 टर्म्स बताऊंगी. एक टर्म है सर्कमसीजन. सर्कमसीजन होता है बेटा सर्जिकल रिमूवल ऑफ द फोरस्किन. और कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस. And with this we wind up with the male reproductive system. Now let's start with the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. मेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस. लेकिन फीमेल के केस में जो ओवरी है दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओवरीज भी यहाँ पर 2 होती हैं लाइक योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ओवरीज भी बेटा डुअल ऑर्गन है, इसका भी डुअल फंक्शन है. एक तो जो फीमेल गैमीट है जो ओवम है वो बनाती है और दूसरा जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन उसको भी रिलीज करती है. ठीक है. अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर ना बथेरी चीजें आ जाती हैं. आपका ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वल्वा है एंड मेमरी ग्लैंड्स हैं. वल्वा जो है दैट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है. नाउ लेट्स ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. में से ना बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम आप जो डायग्राम बनाते हो क्या वो हम बोर्ड में बना सकते हैं? बेटा आंखें कर लो बंद और जो डायग्राम मैं बनाती हूँ ना वो आपको बोर्ड में बनाकर आ सकते हो. कोई आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा. एक नंबर एक्स्ट्रा जरूर हो सकता है कि इतना प्यारा डायग्राम किसने बनाया है. ठीक है. सो यू कैन बेझिझक मेक द सेम डायग्राम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है. तो कुछ ऐसा दिखता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. अब एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं. ये जो क्लाउड लाइक ये जो बादल दिख रहे हैं ना आपको दोनों साइड पे, ये है आपकी ओवरी और यहीं से आपके एग्स प्रोड्यूस होते हैं एवरी मंथ. ठीक है. अब इस ओवरी के ऊपर ये जो पर दिख रहे हैं ये चिड़िया के पर नहीं है बेटा, ये हैं आपके फिम्ब्री. ठीक है. ये फिम्ब्री है ना, ये पर दिख रहे हैं या क्लॉ कह लो आप. ये फिम्ब्री है ना एक्चुअल में कुछ ऐसे होते हैं. ठीक है. और फ्लावर शेप के होते हैं और इस फिम्ब्री के बीच में ना एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है. इसी ओपनिंग से ही जो एग है वो बाहर निकलता है और ये जो फिम्ब्री है जो पर है ना उसके आसपास उसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं. क्या होता है ओवरी के जो ओपनिंग है ये जो इसको ऑस्टियम बोलते हैं, इस ओपनिंग से जैसे ही एग निकला फिम्ब्री आ गए भाई एग को इकट्ठा करने के लिए. ठीक है. अब इस फिम्ब्री से स्टार्ट होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब. क्या है? फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसका जो साइज है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर. ठीक है. इसको भी शांति नहीं है बेटा, ये भी एक पार्ट से खुश नहीं है. फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी ट्यूब इस फैलोपियन ट्यूब से उठकर ही आते हैं. सबसे पहला पार्ट जो ओवरी के सबसे पास है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम. फिर ये बड़ा सा पार्ट इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला. जैसे कि बेटा टेस्टिस की एक स्पेसिफिक साइट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती थी, वैसे ही बेटा
फैलोपियन ट्यूब की एक स्पेसिफिक साइट एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होती है, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट विच जॉइंस द यूट्रस, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। अब ये जो बड़ा सा मोटा सा पार्ट है ये है यूट्रस। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो सीधा जाकर यही यूट्रस में ही इम्प्लांट होता है। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कौन सी है आपकी? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है यूट्रस। और जो जेस्टेशन पीरियड है, जो 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी है जिसके बीच में जाइगोट में चेंजेस होते हैं, एम्ब्रियो में चेंजेस, मतलब जो फीटस बनता है, सारे चेंजेस इसी जेस्टेशन पीरियड भी ये पूरा यूट्रस में ही होता है, ठीक है। इस यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं या फिर हिस्टेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वूम भी या फिर हिस्टेरा भी। इसलिए सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को हिस्टेरेक्टोमी भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट, अब इस यूट्रस की जो 3 पार्ट्स हैं वो टेलिंग यू। फर्स्ट, ये जो हेड है इसको हम फंडस बोलते हैं। बीच की जो बॉडी है उसको हम बॉडी ऑफ कॉर्पस बोलते हैं। लास्ट पार्ट इज सर्विक्स एंड फाइनली दिस पार्ट जिसको हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं, दिस इज द विजाइना। जब बच्चे का जन्म होता है पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन बेटा सर्विक्स और विजाइना के थ्रू होती है, इसलिए विजाइना और सर्विक्स मिलकर बनाते हैं हमारी बर्थ केनॉल। बर्थ केनॉल कौन कौन बनाता है? सर्विक्स एंड विजाइना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं? ओविडक्ट, यूट्रस एंड विजाइना। यूट्रस के 3 पार्ट हैं, फंडस, बॉडी ऑफ कॉर्पस एंड सर्विक्स। ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, इनफंडिब्यूलम, एम्पुला एंड इस्थम। एक चीज और, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, जब हमारा ओवा ओवरी से प्रोड्यूस हो गया तो इस ओवम को ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक कौन ले जाता है? उड़ के तो नहीं जाता होगा, है ना। इस फैलोपियन ट्यूब बेटा, दिस फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया होता है फैलोपियन ट्यूब में और यही सीलिया ओवरी से ओवम को फैलोपियन ट्यूब तक लेकर जाता है। हमारे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन से टाइप के एपिथेलियम थे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब हमने पूरा डायग्राम देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम चलते हैं सेक्शन ऑफ द ओवरी। सिर्फ हमें ओवरी का डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओवरी की भैया जी शेप कैसी होती है? ओवरी की शेप है बादामी, ठीक है। हमारी जो ओवरी है वो बादामी ओवरी है, मतलब आलमंड शेप की ओवरी होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी ओवरी दिखाई देती है। एक पार्ट को ध्यान से समझना है, ध्यान से लेबल करना है, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे तो इसको ध्यान से ही लेबल करना है, ठीक है। नाउ ये जो ओवरी है, इसका जो बीच का जो पार्ट है ना, जितना भी खाली पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये मैट्रिक्स टाइप होता है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अंदर वाला जिसको इनर बोलते हैं, वो होता है मेड्यूला। एक और मेड्यूला के पास लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक होता है पेरिफेरी वाला, बाहर वाला, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स में बनते हैं हमारे फॉलिकल्स, ठीक है। सबसे पहले आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इट्स ऑल अबाउट फॉलिकल्स। फॉलिकल का बनना, फॉलिकल का टूटना, यही पूरी कहानी है बेटा फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रोमा के पेरिफेरी पे हमारे पास बनता है एक प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से मेच्योर होके हमारे पास बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, और बड़ा हुआ तो इसको टर्शरी फॉलिकल, और फिर फाइनली हम इसको बोलते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था ग्राफियन। अब बेटा अगर तो साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 28 डेज की है, तो 14 डेज से थोड़ा पहले यही ग्राफियन फॉलिकल है जो टूटता है और इसके अंदर से निकलेगा सेकेंडरी oocyte। ये पूरी कहानी अभी आएगी आगे oogenesis में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, इसमें से निकलेगा सेकेंडरी oocyte और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो अब आपने ध्यान रखना है, कभी भी कोई ओव्यूलेशन की बात करें ना, ओव्यूलेशन इज नॉट रिलीज ऑफ एग्स, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द फॉलिकल, ठीक है। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है तो पीछे रह जाता है एक येलो कलर का मास, एक व्हाइट कलर का मास, ठीक है। येलो कलर की बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, व्हाइट कलर की बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। ये जो बादामी ओवरी है ना, जो 2 ओवरी हैं, वो लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं
और इसकी लेंथ इज अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और बेटा ये जो ओवरी है ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से कैसे कनेक्टेड होती है, ये देखो ना, लिगामेंट्स, बहुत सारे ये जो पार्ट है लिगामेंट्स है, यही लिगामेंट्स ओवरी को यूट्रस और पेल्विक वॉल से कनेक्ट करते हैं। अब चलते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो थक चुके हैं, क्लास छोड़ के जा भी चुके हैं, लेकिन जो रुके हैं, जो अभी तक रुके हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला। जो जा चुके हैं, ये तुम लोगों का तप है बेटा, ये तुम लोगों का परिश्रम है, विच विल गिव यू द रिजल्ट। अगर तुम 1 घंटा 2 घंटे की क्लास नहीं लगा पा रहे हो ना, तुम्हारा नीट कभी क्लियर नहीं हो सकता। सो यू हैव टू गिव योर फोकस 100% हियर ओनली। अब चलते हैं यूट्रस के डायग्राम की तरफ, ठीक है। यूट्रस की जो शेप थी बेटा वो है इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। नाशपाती होती है ना पियर, उसको उल्टा कर दो तो कुछ वैसी शेप होती है, इन्वर्टेड पियर। ये जो यूट्रस की जो वॉल है ना, जैसे मैंने बनाई है, इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यूट्रस में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। जो सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है बेटा, जो थोड़ी सी अंदर की जो बीच की लेयर है, उसको हम बोलते हैं मायोमीट्रियम। मायो अगर तुम्हें याद हो, मायो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मसल्स। तो ये जो लेयर है ना बेटा, इसमें होती है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, और यही मसल्स बेटा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पुश द बेबी टूवर्ड्स द सर्विक्स। पार्चुरेशन के टाइम पे मायोमीट्रियम की जो वॉल है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इस मायोमीट्रियम की वॉल में सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पुश द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स। एंड फाइनली जो थर्ड लेयर है बेटा, ये है हमारी एंडोमीट्रियम लेयर। सबसे ज्यादा चुलबुली, जो पंजाबी लेयर इसको हो सकते हैं ना, वो है हमारी एंडोमीट्रियम लेयर। यूट्रस में जो एक्चुअल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है वो यही एंडोमीट्रियम लेयर है। इट इज द थिकेस्ट एंड द इनर मोस्ट लेयर। अब ये चुलबुली क्यों है बेटा, क्योंकि ये ना टेम्पररी थिकनेस वाली लेयर है। अगर तो एग आया, मतलब ये हर महीने बनती है, ठीक है, थिक होती है। एग आता है तो ये थिक रहती है। अगर एग नहीं आता है बेटा तो सपने, सॉरी, जो स्पर्म नहीं आता है तो सपने इसके टूट जाते हैं, ये फिर से थिन हो जाती है। अगले महीने फिर ये स्पर्म की उम्मीद में ये थिक होती है, फिर स्पर्म नहीं मिलता है, फिर ये टूट जाती है। इट इज अ हाईली ग्लैंड्यूलर एंड अ वैस्क्यूलर लेयर, ठीक है। तो एंडोमीट्रियम जो है वो साइट ऑफ हमारी इम्प्लांटेशन है। मायोमीट्रियम बीच की लेयर, ये मसल से भरी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। और फिर सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है हमारी पेरीमीटर। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं सर्विक्स और हमारी विजाइना की। जो सर्विक्स और जो विजाइना है ना, दैट इज अ नैरो पार्ट ऑफ योर यूट्रस, ठीक है। Cervix and vagina is lined by stratified non-keratinized squamous epithelium। इस चैप्टर में बहुत सारे टिश्यूज के नाम आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो टेस्टिस थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसमें होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल में, उसमें होता है सीलेटेड एपिथेलियम। और अब ये जो हमारे पास जो विजाइना और सर्विक्स है, इसमें होता है स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि ये वेट होते हैं। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन था पीनस, फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है विजाइना। एंड विजाइना एंड सर्विक्स इज ऑल्सो लाइंड बाय अ परफोरेटेड मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। अब हाइमन को लेके ना एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको आपकी एनसीईआरटी भी बर्स्ट करती है, ठीक है। आज के टाइम में भी व्हेन वी आर लिविंग इन सच एन एडवांस्ड वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हाइमन जो है ना वो तभी टूटता है जब फीमेल हैज हर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स। मतलब कि लोगों के हिसाब से हाइमन इज द presence of hymen is the indicator of virginity, जबकि it's a taboo, it's a myth। जो हाइमन है वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से पहले या फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद में भी टूट सकता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हाइमन सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे ही टूटता है। कब कब टूट सकता है हाइमन बेटा फीमेल की बॉडी में? एक तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम में तो टूट ही सकता है। अगर फीमेल कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रही है, लाइक साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, इंसर्शन ऑफ टैम्पॉन्स, इंसर्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स, इन सारे, बट एक टिश्यू ही तो है, एक मेम्ब्रेन ही तो है, कभी भी टूट सकता है। इन सारे केसेस में हाइमन टूट सकता है। देयर आर स्टडीज
जो ये भी बताती हैं कि कुछ फीमेल्स में तो आफ्टर इंटरकॉर्स भी हाइमन परसिस्टेंट रहता है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. एज यू ऑल्सो यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, आपके लिए भी ऐसी मिथ्स बर्स्ट करना बहुत जरूरी है. सो हाइमन हो या ना हो वो वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है. अब हमें समझना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब जो वल्वा, जो फीमेल बॉडी से बाहर जो पार्ट दिखता है उसके बारे में हमें समझना है, उसका डायग्राम बनाना है. ठीक है बेटा, सीरियसनेस से डायग्राम बनाना. ठीक है, मुंह पे हाथ रखे खी करोगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा. दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड बॉडी, तो इसमें कुछ भी हंसने वाली बात नहीं है. ठीक है, सबसे पहले बेटा जो वल्वा होता है ना उसके ऊपर एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, बहुत सारा फैट होता है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस. और ये मॉन्स प्यूबिस लाइंड होता है प्यूबिक हेयर में. जो आपको हेयर देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर. अब इस मॉन्स प्यूबिस के नीचे एक लिप लाइक, एक बड़ा लिप लाइक कुछ ऐसा फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लैबिया मेजोर. और इसी के अंदर एक छोटा लिप लाइक फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा. ठीक है, अब ये जो खाली स्पेस आपको अंदर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल. क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल. ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर टोटल वल्वा में टोटल 3 ओपनिंग्स होती हैं. एक ओपनिंग जो लैबिया माइनोरा के सबसे पास होती है इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग. ये फ्रंट वाली ओपनिंग है. दिस इज द पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. फिर बीच की जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं विजाइना. दैट इज योर बर्थ कैनाल एज वेल एज योर कॉर्पुलेटरी ऑर्गन. इस विजाइना के आसपास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. इसको बल्बो यूरिथ्रल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. बल्बो यूरिथ्रल मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स या फिर हमारे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, एंड दे हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द विजाइना. ठीक है, अब ये जो हमारा वल्वा है इसका कुछ स्पेस खाली है बीच में जिसको हम बोलते हैं पेरिनियम. और इस पेरिनियम के नीचे एक होल है जिसको एक ओपनिंग है, एक होल है जिसको हम बोलते हैं एनस, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो टोटल 3 सिस्टम्स इस छोटे से वल्वा में होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब ये जो पार्ट है जहां पर आपका लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा मीट, इस पार्ट को बोला जाता है क्लिटोरिस. दिस इज द मोस्ट sensitive part of a female body. It has tissues, it has muscles, it has बहुत सारी nerves. This clitoris is homologous to the penis in the male body. Homology क्या होती है? Same structure, different function. तो क्लिटोरिस और जो पीनस है दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, दोनों एक स्पॉन्जी टिश्यू हैं और दोनों इरेक्टाइल टिश्यू हैं. लेकिन अनलाइक पीनस क्लिटोरिस कॉप्युलेशन में हेल्प नहीं कराता है. सो क्लिटोरिस is not same, it is homologous to the penis. Okay, this is your entire structure of the female external genitalia. अब last topic before we wind up female reproductive system है mammary glands. Starting with mammary glands. Mammary glands is a characteristic feature of all mammalian females. जितनी भी mammalian females हैं उनके पास ये mammary glands मिलते ही मिलते हैं. पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं. मेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके केस में उनका कोई काम नहीं है, इसलिए जो मेल वाले जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो वेस्टिजियल होते हैं. ठीक है बेटा, फीमेल के केस में ना, ह्यूमन फीमेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन. थोरैसिक प्रोमिनेंस होती हैं. लेकिन काउ हो गया, बफलो हो गया, इनके रीजन में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, पेट के पास वाले रीजन में. और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. आपका नीट का PYQ है ये. जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं दे आर योर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, फटाफट से हम मेमोरी ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती हैं बड़ी सी मेमोरी डक्ट्स. ये 15 to 20 होती हैं एक ग्लैंड में. ठीक है, मेमोरी डक्ट के पास ये बादल लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलस. ये बहुत सारे होते हैं. इसी एल्वियोलस में मिल्क सिक्रीट होता है. इस एल्वियोलस से निकलती है डक्ट जिसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट. यहां पर भी एम्प्यूला आ गया भैया. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एम्प्यूला था,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एम्प्यूला था, मेमरी ग्लैंड्स में भी एम्प्यूला है। डक्ट में एक बड़ा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, एंड दीज एम्प्यूला फाइनली लीड्स टू द लैक्टिफेरस डक्ट। ये बेटा एक लोब में ना एक ही होती है, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। इसी लैक्टिफेरस डक्ट से बेटा मिल्क इज सक्ड आउट, एंड फाइनली ये लैक्टिफेरस डक्ट ओपन्स इनटू द निपल या फिर टीट। जो निपल है, निपल के आसपास बेटा एक डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर की स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। और मेमरी ग्लैंड्स में बेटा बहुत सारा फैट भरा हुआ होता है। अब बेटा मेमरी ग्लैंड के पीछे ना एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। मैं आपको बेटा ऐसे तैयार कर रही हूं कि मेरे से पढ़ा हुआ हर बच्चा चाहे किसी भी टीचर की क्लास लगाए, किसी भी टीचर की टेस्ट सीरीज दे, उसे सब कुछ आता हो, ठीक है। तो इस मेमरी ग्लैंड के पीछे एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर। दो हॉर्मोन्स हैं बेटा। मिल्क फॉर्मेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन में जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है ऑक्सीटोसिन। फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। So this is the entire structure of your female duct. मेमरी जो लोब्स हैं 15 से 20 होती हैं एक ग्लैंड में। लैक्टिफेरस जो डक्ट है वो एक होती है एक लोब में। लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही मिल्क को बाहर सक किया जाता है। सो विद दिस वी वाइंड अप दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास जरूर लगाना बेटा। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी वाइंडिंग द चैप्टर जहाँ पे मैं गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब की प्रेगनेंसी, इन सब की बात करूंगी। सो डू स्टे ट्यून for the next video.